Good morning, all. I am Dr. Saroj Bala, Assistant Professor in Political Science, Gandhi Memorial National College, Ambala, Kent. Today, we'll discuss about political ideas of लाला लाजपत राय. देखिए, लाला लाजपत राय के राजनीतिक विचारों पर आज हम डिस्कस करेंगे. उनके राजनीतिक विचारों को डिस्कस करने से पहले हम उनकी सार्वजनिक जीवन और जीवन परिचय के बारे में बात करेंगे. तो सबसे पहले हम बात करते हैं लाला लाजपत राय जी के जीवन परिचय के बारे में. लाला लाजपत राय जी के बारे में हम जैसा कि सभी जानते हैं, वह बहुत ही महान स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं. उन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. इनका जन्म पंजाब के लुधियाना जिले के जगरांव नामक गांव में हुआ था और इनका जन्म 28 जनवरी 1865 में हुआ था. लाला लाजपत राय जी एक पक्के राष्ट्रवादी थे, समाज सुधारक थे और जिनको निर्भीक योद्धा के रूप में भी जाना जाता है. उन्होंने विपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक के साथ मिलकर कार्य किया, तो जिसके कारण उनको लाल, बाल और पाल की टिकड़ी के नाम से भी लाला लाजपत राय जी फेमस हुए. तो उनके अगर हम बात करें सामाजिक कार्य की, तो लाला लाजपत राय जी ने अपने समय में बहुत सारे सामाजिक कार्य किए, समाज सेवा की. तो सबसे पहले उनकी हम बात करें तो वो आर्य समाज के निर्देशन में बहुत सारा कार्य करते थे. सामाजिक कार्य किया उन्होंने आर्य समाज के निर्देशन में. आर्य समाज के वो एक स्ट्रॉन्ग फॉलोअर थे, बहुत ही एक जो स्ट्रॉन्ग कार्यकर्ता हम उन्हें कह सकते हैं. इसलिए उन्होंने लाहौर में डीएवी कॉलेज जो था उसकी स्थापना करने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था. लाहौर में इससे बाहर भी वो बहुत सभी जगह जाया करते थे और आर्य समाज के बारे में बातें किया करते थे. तो लाला जी का सामाजिक कार्य क्षेत्र था वो सिर्फ पंजाब तक ही सीमित नहीं था, वो पंजाब से बाहर भी अन्य देशों में, अन्य जगहों पर जाते रहते थे. 1899 में जब राजपुताना में बहुत ज़्यादा भयंकर बाढ़ की स्थिति आई, तो उस समय पर लाला जी ने अकाल पीड़ितों की सहायता करने के लिए दिन रात एक कर दी थी. तो इस तरीके से उन्होंने अकाल पीड़ितों की सहायता, इतनी सहायता की बिहार में और उनके आसपास के जो एरियाज़ थे उनमें. उनकी सहायता की वजह से अंग्रेज़ी सरकार को भी उनकी सराहना करनी पड़ी थी. तो इसी तरीके से 1905 में जब कांगड़ा में भूकंप आया, बहुत ज़्यादा उस टाइम जनधन की क्षति हुई थी, तो वहाँ पर जाकर भी लाला लाजपत राय जी ने एक स्वयंसेवक संघ बनाकर पीड़ितों की सहायता की थी. तो शुरू से ही उनका जो सामाजिक जीवन है, सामाजिक कार्य में वो बहुत ज़्यादा एक्टिव थे. इसके बाद हम बात करते हैं उनकी पॉलिटिकल लाइफ की. तो उनकी जो पॉलिटिकल लाइफ थी लाला लाजपत राय जी की, इसमें उनका जो सार्वजनिक जीवन, जो लाला लाजपत राय जी ने अपने सार्वजनिक जीवन में ही पंजाब का जो हाल था, पंजाब की जो दुर्दशा थी, उसको बहुत पहले से ही उन्होंने अनुभव कर लिया था. तो इसलिए जब पंजाब में आर्य समाज केवल एक ऐसी संस्था थी जो सार्वजनिक कार्यों में भाग लेती रहती थी, क्योंकि लाला लाजपत राय जी इस संस्था से जुड़े हुए थे तो बहुत एक्टिवली काम करते थे. तो लाला लाजपत राय जी ने जब पंजाब की स्थिति का गहन अध्ययन किया, तो उनको ऐसा महसूस हुआ कि अभी तक जनता राजनीतिक रूप से जागृत नहीं हुई है. तो ऐसे में उनका मानना था कि जब तक राजनीतिक रूप से जागृति नहीं आएगी, तब तक किसी भी प्रकार के सुधारों की उम्मीद नहीं की जा सकती. तो इसलिए लाला लाजपत राय जी राजनीतिक रूप से लोगों को जागृत करना चाहते थे ताकि सामाजिक सुधार किए जा सकें. उसके बाद उनके अगर हम बाकी आगे प्रयासों की बात करें, तो उन्होंने हिंदू मुस्लिम जो यूनिटी है उसमें उनका बहुत गहरा विश्वास था. जब सर सैयद अहमद खान का रवैया हिंदू मुस्लिम एकता के लिए बदला, तो उन्होंने सर सैयद अहमद खान को एक पत्र भी लिखा और उन्होंने उस पत्र में उनके बदले हुए एटीट्यूड की बहुत ज़्यादा आलोचना की. और उन्होंने कहा कि किस तरीके से आपको हिंदू मुस्लिम एकता का चैंपियन माना जाता है, लेकिन आप अपने ही मुस्लिम साथियों को जो हिंदुओं की संस्था है उससे अलग रहने का उपदेश दे रहे हैं. तो इस तरीके से उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता का समर्थन किया और
हिंदू मुस्लिम एकता के विरोधी लोगों का पर्दाफाश किया। उसके बाद बात आती है उनके राजनीतिक जीवन की, जो बहुत सारी और क्रियाएं थी। उनमें उन्होंने लाला जी बहुत ज़्यादा सुविख्यात सार्वजनिक कार्यकर्ता सिद्ध हुए हैं। लाला जी ने कांग्रेस में जब प्रवेश किया तो वहाँ पर एक वो उच्च कोटि के वक्ता सिद्ध हुए। उन्होंने कांग्रेस के कार्यों में बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कांग्रेस में ही उन्होंने राष्ट्रीय दल की स्थापना करने में विपिन चंद्र पाल और तिलक जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य किया। इसके बाद बात आती है कि उनके राजनीतिक जीवन का आरंभ कहाँ से शुरू होता है। वास्तविक तौर पर अगर हम बात करें तो उनके राजनीतिक जीवन की जो शुरुआत है वो एक पंजाबी पत्रिका की स्थापना से शुरू होती है। पंजाबी की स्थापना के परिणाम स्वरूप लाला जी और उनके कुछ साथियों को बॉम्बे में कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लेने के लिए भेजना निश्चित हुआ था। तो इसके साथ ही लाला जी ने कांग्रेस का स्थायी सदस्य बनने का निर्णय लिया और लाला लाजपत राय जी ने इस अधिवेशन में अपनी योग्यता का परिचय दिया और इस योग्यता के आधार पर ही गोखले जी के साथ शिष्टमंडल के एक सदस्य के रूप में इंग्लैंड भेजने का जब निर्णय किया गया तो इनको भी इंग्लैंड भेजा गया। तो जब लाला लाजपत राय जी गोखले जी के साथ शिष्टमंडल के सदस्य बने उनके रूप में, जब वो इंग्लैंड गए तो इंग्लैंड में उन्होंने अंग्रेज़ों के सामने भारतीयों की प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया, प्रॉब्लम्स को रखा। और इंग्लैंड में 1905 में जब चुनाव हुए तो गोखले जी के साथ लाला लाजपत राय जी ने भी बहुत सारे चुनाव के समय भाषण दिए और इस समय उनकी जो मुलाकात है श्याम जी कृष्ण वर्मा जी से हुई, जो फेमस क्रांतिकारी थे, और यहीं से उनका सामाजिक जीवन शुरू हो जाता है। उनकी मुलाकात श्याम जी कृष्ण वर्मा जी से हुई, उसके बाद उनका सामाजिक जीवन की शुरुआत मानी जाती है। इंग्लैंड के कुछ दिनों के बाद वो अमेरिका चले गए और वहाँ पर उन्होंने फिलाडेल्फिया और बोस्टन में भाषण देते हुए भारत की जो आर्थिक स्थिति है उसके बारे में अंग्रेज़ों को उत्तरदायी ठहराया, बताया कि किस तरीके से भारत की आर्थिक स्थिति लगातार गिरती जा रही है। उसके बाद अमेरिका और इंग्लैंड की यात्रा के बाद जब लाला जी भारत वापस लौटे तो उन्होंने देश की राजनीति में बड़े जोर शोरों से भाग लेना शुरू कर दिया और उन्होंने अपने बनारस के अधिवेशन के समय यह घोषणा की कि भारत अगर स्वतंत्रता चाहता है तो उसे अंग्रेज़ों से भिक्षावृत्ति का त्याग करना पड़ेगा और अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा। तो इसलिए उन्होंने विपिन चंद्र पाल और तिलक जी के साथ मिलकर स्वराज, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा के संबंधित बहुत सारे देशव्यापी कार्यक्रम चलाए। उन्होंने अपने भाषणों से और अपने लेखों से लोगों में तथा मजदूरों में बहुत ज़्यादा जागृति पैदा करने की कोशिश की। लाला लाजपत राय जी एक समाजवादी भी थे जो पूंजीवादी व्यवस्था के विरोधी थे। वो मजदूरों का और किसानों का हित चाहते थे, इसलिए उन्होंने पूंजीवादी व्यवस्था की आलोचना की। सन 1907 में उन्होंने सरदार अजीत सिंह के साथ मिलकर जो कॉलोनाइजेशन बिल उसका विरोध किया था और इसी वजह से इन दोनों को जेल में भी डाल दिया गया था। उनको दंड दिए जाने का जब सारे भारत में विरोध हुआ तो उस समय पर गवर्नर जनरल को इस जो काला कानून था इसको रद्द करना पड़ा था। उसके बाद जब लॉर्ड कर्जन ने बंगाल में विभाजन की बात की तो लाला लाजपत राय जी ने इसका भी घोर विरोध किया, इस विभाजन का, और उन्होंने बंगाल विभाजन का विरोध करने के लिए पैसिव रेजिस्टेंस नाम का आंदोलन चलाया, जिसको हम निष्क्रिय प्रतिरोध की बात करते हैं। यह एक आंदोलन चलाया जिसके रिजल्ट के रूप में जो कांग्रेस में उग्रवादी राष्ट्रवादियों का जन्म हुआ और लाला जी ने अपनी सारी शक्तियाँ उग्रवादियों को उभारने में लगा दी। इसलिए उनका विचार था कि जब एक देश भयंकर अकाल से पीड़ित हो तब सरकार का किसी भी राजकुमार को इनवाइट करना अनुचित लगता है। तो ऐसे में उन्होंने बहुत सारी जब प्रिंस ऑफ वेल्स इंडिया में आए और उनका बहुत ज़ोरदार स्वागत किया गया तो इस आधार पर उन्होंने उसका भी विरोध किया। लाला लाजपत राय जी जब मांडले से लाहौर पहुँचे
फिर वो 1907 में कांग्रेस अधिवेशन में भाग लेने के लिए सूरत गए और सूरत में उनको सूरत अधिवेशन का अध्यक्ष बनाने की बात की गई। लेकिन जब दूसरे लोगों ने इसका विरोध किया, स्पेशली गोखले जी ने, तो लाला जी ने अपना नाम वापस ले लिया, क्योंकि वो किसी भी उनकी इच्छा के विरुद्ध सूरत अधिवेशन में कांग्रेस के दो भागों में जो बट जाना संभव था अधिवेशन के समय, तो ऐसी परिस्थिति को वो जन्म नहीं देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया। इसके बाद लाला लाजपत राय जी की अगर हम बात करें तो उन्होंने दोबारा से जब वो इंग्लैंड गए, अपने सभी राजनीतिक क्रियाओं को दबाने के लिए अंग्रेज़ों के द्वारा बहुत कठोर कदम उठाए जा रहे थे, तो इस तरह के वातावरण में लाला लाजपत राय जी को बहुत ही ग्लानि महसूस हुई और वो 1914 में भारत छोड़कर इंग्लैंड दोबारा से चले गए। और इंग्लैंड से उनके यहाँ से इंग्लैंड जाने के बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको भारत वापस लौटने की अनुमति नहीं दी, तो फिर वे इंग्लैंड से अमेरिका चले गए। अमेरिका में उन्होंने संवैधानिक तरीकों से भारत की स्वतंत्रता प्राप्त करने का एक बहुत ही जो ब्रॉड कार्यक्रम था वह चलाया और अमेरिका जनता भी उनके साथ सहानुभूति दिखाने लगी। तो 1917 में उन्होंने यंग इंडिया नामक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया। 1919 में लाला लाजपत राय जी ने भारत लौटकर पंजाब में मार्शल लॉ और अमृतसर के जलियांवाला बाग हत्याकांड को जब देखा तो उनका मन दुख और क्रोध से भर गया। तो उन्होंने उग्रवादी दल के स्वराज, स्वदेशी बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा के आंदोलनों का प्रबल समर्थन किया। लाला लाजपत राय जी ने एक बहुत ही फेमस पत्रकार के रूप में भी बहुत काम किया है। उन्होंने द पीपल्स, वंदे मातरम नाम की बहुत सारी पुस्तिका जो प्रकाशन है वह किए और एक लेखक के रूप में वो बहुत उभर कर सामने आए। तो लेखक के रूप में भी वह बहुत लोकप्रिय हुए। उन्होंने अनहैप्पी इंडिया, इंग्लैंड्स डेट टू इंडिया, यंग इंडिया, इंग्लैंड्स द पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडिया, इस तरह की बहुत सारी जो है उनकी कृतियाँ रही हैं, बहुत सारी उन्होंने पुस्तकें लिखी हैं, जिस आधार पर कह सकते हैं उनके बहुत अधिक योगदान था। लाला जी का जो उनकी अगर मृत्यु की बात करें तो 17 नवंबर 1928 को अंग्रेज़ों के द्वारा जब लाठियों से प्रहार किया गया तो उन्होंने लाला जी ने कहा था कि अंग्रेज़ों के द्वारा लाठियों से किया गया प्रहार अंग्रेज़ों के साम्राज्य के कफन में एक कील की तरह काम करेगा। तो इस तरीके से उन्होंने उनकी छाती पर बड़े जोर से लाठी का प्रहार किया गया, क्योंकि बहिष्कार के समय जब वो बहिष्कार कर रहे थे अंग्रेज़ों का, उसके समय अंग्रेज़ी जो पुलिस थी, पुलिस के अधिकारी ने उनकी छाती पर प्रहार किया और इस वजह से उनकी मृत्यु हो गई। लाला जी को सदा उनके इस सहयोग के लिए याद किया जाएगा। उनको शेरे पंजाब की उपाधि से भी सुशोभित किया गया था उनके इस योगदान को देखकर। तो इसके बाद हम बात करेंगे लाला लाजपत राय जी के राजनीतिक विचार, उनके क्या पॉलिटिकल आइडियाज़ थे। तो देखिए, उन्होंने राजनीतिक वातावरण जब भारतीयों के लिए बिगड़ रहा था तो ऐसे में राष्ट्रभक्तों पर अत्याचार किए जा रहे थे, तो ऐसे वातावरण में लाला जी ने राजनीति में प्रवेश किया था और वो उग्रवाद के प्रणेता भी थे। तो इस आधार पर उनके कुछ राजनीतिक विचार, विशेष राजनीतिक विचारों पर हम बात करेंगे। तो पहला पॉइंट है भारत में उदारवाद पर उनके विचार, हिज व्यूज़ अबाउट लिबरलिज्म इन इंडिया। भारत में उन्होंने उदारवाद के बारे में उन्होंने क्या बात की है। लाला जी जब राजनीति में उन्होंने प्रवेश किया उससे पहले भारतीय कांग्रेस पर उदारवादियों का नियंत्रण था। उदारवादी ब्रिटिश सरकार को भारत के लिए एक वरदान मानते थे। वो प्रार्थना पत्र और शिष्टमंडल भेजकर अपनी मांगे मनवाने का प्रयत्न करते रहते थे, परंतु लाला जी उनके विचारों से बिल्कुल भिन्न थे। वो उदारवादियों के तरीकों को अव्यावहारिक मानते थे और उनका कहना था कि जो अंग्रेज़ लोग हैं वो भारतीयों को कभी भी नहीं समझ सकते, इसलिए हमेशा भारतीयों का शोषण ही करते रहते हैं। क्योंकि उन्होंने उस समय जब जलियांवाला बाग जैसी दर्दनाक और शर्मनाक घटनाओं को देखा तो उन्होंने महसूस किया कि वह दिन दूर नहीं है जब भारत में खून की नदियां बहेंगी, ऐसा उन्होंने कहा।
तो लाला लाजपत राय जी ब्रिटिश साम्राज्य तथा अन्य साम्राज्यों की भांति ही वो एक ब्रिटिश साम्राज्य को निरंकुश और स्वार्थी मानते थे, और उनका मानना था कि उदारवादियों की जो भिक्षावृत्ति और याचना की नीतियां हैं उनको छोड़कर आत्मनिर्भर और बलिदान की पद्धति को अपनाना चाहिए। वह चाहते थे कि कोई भी देश तब तक स्वतंत्रता और उन्नति प्राप्त नहीं कर सकता जब तक वह उदारवादी नीतियों का सहारा लेता रहेगा। इसलिए उन्होंने अपने जो भाषणों में लोगों को जागृत करने की बात की, ताकि भारतीय अंग्रेजी सरकार से भीख ना मांगे, बल्कि उन्होंने कहा कि हमें अगर आज़ादी चाहिए तो हमें भीख मांग कर नहीं बल्कि प्रयत्नों से प्राप्त करनी चाहिए, बल्कि अपने मेहनत से हमें प्राप्त करनी चाहिए। उसके बाद बात आती है राष्ट्रवाद संबंधी विचार, हिज व्यूज रिगार्डिंग नेशनलिज्म। उन्होंने राष्ट्रवाद के संबंध में उनके विचार थे। देखिए, राष्ट्रवादी वो बहुत पक्के राष्ट्रवादी थे और राष्ट्रवाद की भावना उनमें कूट कूट कर भरी हुई थी। वो ब्रिटिश साम्राज्यवाद को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहते थे, क्योंकि भारत की सभी कठिनाइयों का कारण वो ब्रिटिश साम्राज्यवाद को मानते थे, और उनकी राजनीतिक विचारधारा जो थी वो राष्ट्रवाद की धारणा के चारों ओर ही घूमती है। तो ऐसे में उनको पक्के राष्ट्रवादी कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा। और उन्होंने बार बार इस बात पर बल दिया कि एक पराधीन देश के राजनीतिज्ञ उदारवाद, रूढ़िवाद, गणतंत्र, जनतंत्र जैसी बातों की धारणाओं की बात कर सकते हैं, लेकिन देश के लिए अगर कोई धारणा काम आएगी तो वह सिर्फ राष्ट्रवाद की धारणा ही काम आएगी। इसलिए उनका एकमात्र उद्देश्य जो था राष्ट्रवाद के मार्ग पर चलकर संगठित होकर अपनी मातृभूमि को अंग्रेजी सरकार के चंगुल से छुड़ाना था। तो इसलिए वह एक पक्के राष्ट्रवादी थे। उनके राष्ट्रवादी होने में हम किसी भी तरह का डाउट नहीं कर सकते हैं। उनका मानना था कि अंग्रेज जो हैं वो भारतीयों को बहुत ही घृणा की दृष्टि से देखते हैं, इसीलिए बार बार उनका शोषण करते हैं। तो ऐसे में उन्होंने भारतीयों को राष्ट्रीय आंदोलन के लिए प्रोत्साहित किया, और उनका मानना था कि अगर हम अपने गौरवशाली अतीत को देखें तो निश्चित रूप से हम हमारी विजय क्रांति के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं, राष्ट्रवाद के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। उनके स्वराज से संबंधित विचार क्या थे? देखिए, उनका अगर राष्ट्रवाद की बात अभी हमने की तो वो उनका जो राष्ट्रवाद था वह संकीर्ण भी नहीं था, उनमें देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। वो सिर्फ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इन सभी लोगों को अलग अलग बांटने की बजाय एकता के सूत्र में पिरोना चाहते थे। तो इसी तरीके से यहाँ पर उन्होंने स्वराज की बात की है। उनका जो स्वराज था, स्वराज को लेकर उन्होंने अपने देश की अगर तुलना की वो बात करते हैं तो वो कहते हैं कि देश की तुलना में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? देश की आज़ादी। अगर हम किसी भी देश की दूसरे देश से तुलना करते हैं तो वो कहते थे कि भारत उनके लिए सब कुछ है, इसलिए भारत की आज़ादी किसी भी राष्ट्र से ऊपर हमारे लिए भारत की आज़ादी है। लेकिन उनकी जो स्वराज की धारणा थी वो बिल्कुल ही अलग थी। उनकी स्वराज की धारणा बहुत ही विस्तृत थी, वह कोई हेटर्ड पर आधारित नहीं थी। उनके अनुसार जो स्वराज का अर्थ था वह था कि जनता को राष्ट्र के सभी वर्गों तथा संपूर्ण मानव जाति के हितों के लिए स्वयं को संगठित करने का अधिकार, कि सभी लोग अपने आप को संगठित कर सकें। और भारत में वो एक भारतीय नौकरशाही को स्थापित करवाना चाहते थे ताकि जनता अपनी इच्छा अनुसार शासन चला सके। तो सच्चे रूप में स्वराज की स्थापना वो तभी मानते थे, उनका मानना था कि तभी स्वराज स्थापित हो सकता है जब शासन जनता की इच्छा अनुसार चलाया जाए। तो इसलिए उनका जो स्वराज था सभी जातियों तथा वर्गों के लिए था। कहीं पर भी सांप्रदायिकता की भावना उनके स्वराज में नजर नहीं आती। नेक्स्ट बात आती है मीन्स टू अचीव स्वराज। स्वराज को प्राप्त करने के तरीके क्या थे? देखिए, वो उदारवादियों की तरह स्वराज को प्राप्त करने के तरीके जो उदारवादियों के थे उनसे उनकी जो धारणा थी स्वराज की भिन्न थी। लेकिन वो स्वराज को प्राप्त करने के तरीकों पर भी उनका उदारवादियों से बहुत अधिक मतभेद था।
उदारवादी स्वराज को धीरे धीरे प्राप्त करना चाहते थे, अंग्रेजों की न्यायप्रियता में विश्वास करते थे, लेकिन लाला जी ने उनकी इस बात का विरोध किया। तो उनका मानना था कि स्वराज कोई घर या कारखाना नहीं है जिसे धीरे धीरे बनाया जा सके, धीरे धीरे टुकड़ों में किया जा सके जिसका निर्माण। तो वो कहते थे कि जहाँ पर आज़ादी का प्रश्न है तो वहाँ पर सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि राष्ट्र का जन्म, स्वतंत्र राष्ट्र का जन्म धीरे धीरे नहीं होगा बल्कि एक साथ होगा। तो इसलिए उन्होंने उदारवादियों की जो अवधारणा है उसका विरोध किया और उन्होंने स्वराज को प्राप्त करने के लिए स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और निष्क्रिय प्रतिरोध जैसी जो कॉन्सेप्ट्स थे उनको अपनाने की उन्होंने बात की। उन्होंने जनता को संगठित होने का आह्वान किया ताकि स्वराज की प्राप्ति की जा सके। उसके बाद बात आती है कॉन्सेप्ट ऑफ स्वदेशी, स्वदेशी की धारणा। लाला लाजपत राय जी एक उग्रवादी नेता थे। उग्रवाद के की अगर बात करें तो यहाँ पर उन पर तिलक जी का पूरा प्रभाव दिखाई देता है। उन्होंने स्वदेशी की धारणा भी तिलक जी से प्राप्त की। उनकी जो स्वदेशी की जो धारणा थी, उन्होंने स्वदेशी को देश की स्वतंत्रता और स्वराज प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण साधन माना था। वह पक्के स्वदेशी के पक्के समर्थक थे। उन्होंने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध बहुत ही स्वदेश की जो भावना है उसको ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक प्रभावशाली यंत्र मानते थे और उनका स्वदेशी से उनका अभिप्राय जो था वो था कि अपने देश की बनी हुई चीज़ों का प्रयोग करना ताकि भारतीयों में आत्मनिर्भरता, आत्म सहायता और स्वावलंबन की भावना को विकसित किया जा सके। तो इसलिए उन्होंने स्वदेशी की भावना को बढ़ाने की बात की। नेक्स्ट बात आती है व्यूज ऑन वायलेंस एंड रेवोल्यूशन। देखिए, लाला जी उदारवादियों की तरह प्रार्थनाओं में विश्वास नहीं करते थे, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी जो नीतियां थी वो हिंसा और क्रांति में विश्वास करने वाली नहीं थी और उन्होंने हिंसात्मक साधनों का हमेशा से ही विरोध किया क्योंकि उनका मानना था कि भारत अभी क्रांति के लिए तैयार नहीं है। इसलिए अभी क्रांति के मार्ग पर अगर भारत चला तो सफलता मिलना मुश्किल होगा, क्रांति सफल नहीं होगी। इसलिए उन्होंने भारतीयों को, और दूसरा ये कहते थे कि अगर हमने अभी आंदोलन किया या क्रांति की तो सरकार की जो दमनकारी नीतियां हैं भारत को उनका शिकार होना पड़ सकता है। इसलिए उन्होंने उस समय की परिस्थितियों को देखते हुए भारत में हिंसा का विरोध किया, बल्कि वह क्रांति के पक्षधर तो थे लेकिन वो लोगों के मन में तथा हृदय में क्रांति पैदा करना चाहते थे ताकि स्वदेश के प्रति उनका प्रेम जागृत हो। तो इस आधार पर उन्होंने वायलेंस और रेवोल्यूशन का विरोध किया है। नेक्स्ट आता है आइडियाज रिगार्डिंग डेमोक्रेसी। लोकतंत्र से संबंधित उनके क्या विचार थे? उनकी मान्यता थी कि लोकतंत्र की स्थापना 3 स्तर पर होनी चाहिए, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्तर। वो कहते थे कि सामाजिक स्तर की समानता का मतलब है सामाजिक समानता की स्थापना करना जहाँ पर रूप, रंग, जाति, धर्म के आधार पर किसी भी तरह का कोई भेदभाव ना हो। फिर उन्होंने आर्थिक क्षेत्र में लोकतंत्र की बात की। उन्होंने कहा वो ऐसी व्यवस्था चाहते थे जहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति को रोटी, कपड़ा और मकान की सुविधा मिल सके। और तीसरे उन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में लोकतंत्र की बात की जहाँ पर उनका मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार होना चाहिए। इस आधार पर जो उनका लोकतांत्रिक जो नज़रिया था वो डिफरेंट था। नेक्स्ट आता है आइडियाज़ रिगार्डिंग स्टेट। राज्य के बारे में जो उनकी अवधारणाएं थी, लाला जी राज्य और राष्ट्र में बहुत अधिक अंतर मानते थे और वह राष्ट्र को राज्य से ऊंचा मानते थे क्योंकि जो राज्य है राष्ट्र से बना है। तो इसलिए उनका जो था राज्य का जो चरित्र था लोगों के चरित्र द्वारा प्रदर्शित होता है, ऐसा उनका मानना था। और इसलिए उन्होंने उनका मानना था कि राष्ट्र राज्य से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि राष्ट्र ही राज्य के प्रकार को निर्धारित करता है। नेक्स्ट बात आती है व्यूज़ रिगार्डिंग सोशलिज्म। उनकी जो समाजवाद संबंधी विचार थे, लाला जी पक्के समाजवादी थे। उनका आदर्श एक समाजवादी लोकतंत्र की स्थापना करना था। एक समाजवादी होने के नाते उन्होंने श्रम, पूंजी और संगठन आदि समस्याओं पर बहुत गहनता से विचार किया और वो पूंजीवादी व्यवस्था के विरुद्ध थे। उनके अनुसार समाजवाद एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें श्रमिकों को उनके पतन की स्थिति से ऊपर उठाना है। इसलिए वो श्रमिक वर्ग के साथ हमेशा न्याय चाहते थे और उनको पूंजीपतियों के शोषण से बचाना चाहते थे।
नेक्स्ट आता है व्यूज ऑन हिंदू मुस्लिम यूनिटी। हिंदू मुस्लिम एकता पर उनके जो विचार थे वो हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे, क्योंकि उन्हें राष्ट्रीयता से विशेष प्रेम था और वो ब्रिटिश शासन की फूट डालो राज करो की नीति से भली भांति परिचित थे। इसलिए उन्होंने अंग्रेजों की सांप्रदायिकता नीति को भी अच्छी तरह से समझ लिया था। तो क्योंकि अंग्रेज हमेशा यह महसूस करते थे कि अगर भारतीय इकट्ठे रहे तो वो ज़्यादा लंबे समय तक भारत में नहीं टिक पाएंगे, और इसलिए लाला जी ने हिंदू मुस्लिम एकता का समर्थन किया, क्योंकि उनका मानना था कि इन दोनों जातियों को निकट लाने का एक ही उपाय है कि उनके मन को परिवर्तित किया जाए, और दोनों जातियों को अगर सहयोग से मिलाकर रहेंगे तो भारत में आज़ादी बहुत आसानी से प्राप्त की जा सकती है। नेक्स्ट आता है आइडियाज़ अबाउट डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ऑफ ब्रिटिशर्स की जो फूट डालो राज करो की नीति थी, उस नीति के वो बिल्कुल विरुद्ध थे। उन नीति का और साम्राज्यवादी नीतियों का उन्होंने बहुत गहन अध्ययन किया था, और उनके जो बुरे उद्देश्य थे वो भारत की जनता के सामने उन्होंने उनको प्रकट किया। उन्होंने कहा कि फूट डालो और राज करो की नीति जो है सभी साम्राज्यवादियों के लिए एक विशेष शस्त्र है, और अंग्रेज भारत पर यह नीति उसी तरीके से अपना रहे हैं। अंग्रेज़ों ने पहले मुसलमानों को दबाया और मुसलमानों को प्रत्येक दृष्टि से इतना कमज़ोर कर दिया और ताकि वो फिर कभी सत्ता प्राप्त करना का सपना ना देख सके। और इस तरीके से इसके विपरीत हिंदुओं ने पश्चिमी सभ्यता का पूरा लाभ उठाया और हिंदू मुस्लिमों से आगे बढ़ गए। इस तरह से अंग्रेज़ों की फूट डालो की जो नीति थी उसके अनुसार उन्होंने जो लोगों के सामने इस नीति के बारे में लोगों को सचेत कराया और बताया कि किस तरीके से अंग्रेज भारत में विभाजन करना चाहते हैं फूट डालो राज करो की नीति से, और इस नीति का उन्होंने बहुत ज़्यादा आलोचना की। इसके बाद नेक्स्ट आता है व्यूज़ ऑन इंडियन पॉवर्टी, गरीबी पर उनके विचार। प्राचीन भारत को सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था, और इसी स्थिति का फ़ायदा उठाने के लिए जो विदेशी थे भारत के प्रति आकर्षित हुए थे। तो लाला जी का विचार था कि जो अंग्रेज़ी सरकार है वो भारतीयों का दोहरा शोषण कर रही है, क्योंकि पहला तो सस्ते दामों पर ऊंचा माल विदेशों में भेजा जाता है और विदेशों की बनी हुई चीज़ें महंगे दामों पर भारत में बिकती हैं, और इसके साथ साथ अंग्रेजी शासन का सारा खर्चा भारत पर ही पड़ता है। जो सेना के सभी ऑफिसर्स हैं जिनके ऊंचे वेतन हैं, शस्त्रों के उनके देखभाल के खर्चे और भारतीय सेवाओं के जितने भी खर्चे हैं वो सारे भारत को ही उठाने पड़ते हैं। तो अंग्रेज़ों की इस प्रकार की जो नीति थी वह जानबूझकर अपनाई गई थी ताकि भारतीयों को गरीब बनाया जा सके। इसके बाद बात आती है व्यूज़ रिगार्डिंग लॉ, कानून के संबंधी उनके विचार। उनका मानना था कि जो कानून है वो जनता पर थोपे नहीं जाने चाहिए, बल्कि कानून निर्माण में जनता का सहयोग होना चाहिए, जनता की हिस्सेदारी होनी चाहिए, ताकि कानून जनता के द्वारा माने जाए, और जो कानून जनता के द्वारा मान्य होते हैं उनकी कभी भी अवहेलना नहीं होती। तो इसलिए उन्होंने हमेशा कानून निर्माण में जनता के सहयोग की बात की, ताकि जनता उन कानूनों का पालन अपनी मर्जी से कर सके, ना कि बाध्य होकर करे। तो ऐसा उनका मानना था, इसलिए उन्होंने कानूनों में जनता की भागीदारी को विशेष महत्व दिया है। उसके बाद बात आती है एटीट्यूड टुवर्ड्स मोंटफोर्ट रिफॉर्म्स, मोंटफोर्ट सुधारों के प्रति उनका रवैया। मोंटफोर्ट सुधारों के प्रति उनका रवैया महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यहाँ पर उन्होंने बहुत ही अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। मोंटफोर्ट सुधार उस समय की परिस्थितियों को देखते हुए उनको स्वीकार करना ही बुद्धिमत्ता थी, तो इसलिए लाला जी ने मोंटफोर्ट सुधारों को असंतोषजनक होते हुए भी स्वीकार किया, क्योंकि इनको स्वीकार करने के लिए उन्होंने दो कारण बताए। पहला तो ये हिज मैजेस्टीज़ के आदेश थे जिनका पालन करना ज़रूरी था, क्योंकि ये ब्रिटिश जनता और संसद के लिए भी बाध्यकारी थे। दूसरा इसका कारण था कि पहली बार कोई इस तरीके की घोषणा की गई थी जिससे भारतीयों को आत्मनिर्णय का अधिकार दिया गया था। तो इस आधार पर उस समय की परिस्थितियों को देखते हुए मोंटफोर्ट सुधारों को स्वीकार करना ही उचित था। तो इस आधार पर उन्होंने मोंटफोर्ट सुधारों को स्वीकार किया। इसके बाद इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो लाला लाजपत राय जी थे उनका वो बहुत ही पक्के व्यवहारिक थे, सिर्फ सिद्धांतवादी नहीं थे, और राष्ट्रवाद की भावना उनमें कूट कूट कर भरी हुई थी।
अपनी मातृभूमि से उनको बहुत प्यार था। उस अपनी मातृभूमि को वो अंग्रेज़ों के चंगुल से छुड़ाना चाहते थे और उन भारत को आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे। तो इस आधार पर उनका जो ये योगदान था भारत के लिए विशेष योगदान था। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ रहे।